जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं अपनी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, हमारा कक्षा 10वीं में गणित विषय में निर्देशांक ज्यामिति वाला अध्याय लगातार चल रहा था। इसके पहले वाले वीडियो में त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो कैसे आया उसको हमने समझा था। तो आइए दोस्तों, उस सूत्र की सहायता से अब हम हमारी आज की जो प्रश्नावली है 7.3 इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक प्रश्न दिया जाएगा। प्रश्नावली 7.3 का पहला ही प्रश्न लिया हमने। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको हमने सी मान लिया। तो दोस्तों अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया और एक को सी मान लिया। तो इस प्रकार से माना कि एक त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी और सी हमें दिए गए हैं। अब इसमें से किसी भी एक निर्देशांक को आप x1 y1 मान सकते हैं, किसी को ही मान सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हम शुरुआत से लेते हैं कि ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। अब जो हमारा सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये दोस्तों है 1/2 गुणित x1 y2 माइनस y3। ये साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा 1 2 3, बस चर बदल जाएंगे। प्लस x2, तो 2 के बाद आएगा y3 माइनस y1 प्लस x3, 3 के बाद साइक्लिक ऑर्डर में फिर से y1 माइनस y2। तो इस प्रकार से हमारा सूत्र हो जाता है। अब आपको बहुत सावधानी से चिन्ह सहित मान रखते जाना है। जैसे कि x1 हमारा 2 है, y2 हमारा 0 माइनस y3 -4। पहले मान रख दें, फिर चिन्हों में आपस में जो संबंध है उसको बाद में हम लिख देंगे। प्लस x2, तो x2 है -1, y3 -4 माइनस y1 3 प्लस x3, तो ये रहा x3 धन का 2 है, y1 ये रहा आपका y1 धन का 3 है, ये ऋण y2 0 है। मान सावधानी पूर्वक रखें, चिन्हों का विशेष ध्यान रखें। अब हम हल करते जाते हैं। हल में ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें, एक एक संक्रियाओं को पहले कर लें तो गलती होने की संभावना कम हो जाती है। ये 0 है। अब दोस्तों ऋण गुणित ऋण धन 4 हो जाएगा, धन गुणित ऋण, यहाँ पर ऋण 1, ऋण 4 ऋण 3 ऋण 7, धन 2, 3 में से 0 गया 3। इस प्रकार सावधानी पूर्वक हल करते जाएं। 1/2 2 गुणित 4 ऋण 1 ऋण 7 धन 7, 2 गुणित 3 6। 1/2 2 गुणित 4 8 धन 7 धन 6। 1/2 8 और 7 15, 15 और 6 21। 21/2, तो दोस्तों ये हो गया 10.5। इसमें आपको वर्ग इकाई लिखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यह त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यहाँ पर अधिकांश छात्र गलती करते हैं कि वो इकाई लिखना भूल जाते हैं। इकाई अवश्य लिखनी चाहिए। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग में इस आएगा, वर्ग इकाई हम लिखते हैं। तो बहुत आसान है दोस्तों। त्रिभुज के क्षेत्रफल में सावधानी पूर्वक मान रखिए, धन ऋण चिन्हों का सही प्रयोग कीजिए और उसको हल करते जाइए। आइए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों ये दूसरा प्रश्न है प्रश्नावली 7.3 का। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए जबकि तीनों बिंदु संरेखी हो।
तीनों बिंदु संरेखी हो। संरेखी का मतलब होता है दोस्तों, अगर तीनों बिंदु एक ही लाइन पर आ जाएं तो हम उसे कहेंगे संरेखी। और अगर तीनों बिंदु अगर एक ही लाइन पर आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में त्रिभुज का निर्माण नहीं होता। और चूंकि त्रिभुज का निर्माण ही नहीं हो रहा है, अर्थात यहाँ पर तीनों बिंदु मिलकर के त्रिभुज का क्षेत्रफल को शून्य कर देते हैं। तो तीन बिंदु संरेखी हो, संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर अगर दो से अधिक बिंदु आ जाते हैं तो वे संरेखी बिंदु कहलाते हैं। और संरेखी बिंदु अगर बनते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होता है। इसलिए इस सवाल में एक चीज़ तो ये आ गई कि यहाँ पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो शून्य होगा, क्योंकि उसने कह दिया है कि तीनों बिंदु संरेखी। बाकी दोस्तों हम इसको ए मान सकते हैं बिंदु, इसको बी मान सकते हैं, इसको सी मान सकते हैं। माना कि दिए गए बिंदु ए बी सी हैं। ये आपका x1 तो ये y1 हो जाएगा, ये अगर x2 है तो ये y2 हो जाएगा, और अगर ये x3 है तो ये आपका y3 हो जाएगा। मान को आप ध्यानपूर्वक हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में रख दीजिए। अब देखिए दोस्तों, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, क्योंकि तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया शून्य। 1/2 इसी प्रकार होगा। x1 की जगह हमें x1 का मान रखना है, y2 मेरा 1 है ऋण y3 k है। सावधानी पूर्वक मान रखें, x2 यहाँ मेरे पास 5 है, y3 मेरे पास k है, माइनस y1 मेरे पास -2 है, x3 3 है, y1 -2 है, माइनस y2 1 है। हल करते जाएं। 1/2 को मैंने इधर पहुंचा दिया तो ये 2/1 हो गया। यहाँ पर 7 का 1 में गुणा 7 और 7 का ऋण k में गुणा ऋण 7k। यहाँ k ऋण और ऋण धन 2, यहाँ दोस्तों ऋण 2 ऋण 1 हो जाएगा ऋण 3। चिन्हों का विशेष ध्यान रखें। ये शून्य हो जाएगा, 7 ऋण 7 के इसी प्रकार रहेगा। 5 का गुणा k में क्या, 5k धन 5 दूना 10, 3 गुणित ऋण 3 ऋण 9, शून्य बराबर। अब चर और अचर पदों को हम आपस में जोड़ ले, घटा लें। तो देखिए दोस्तों, 7 10 17 और 17 में से 9 गए तो बचेंगे 8। 7 धन 17, 17 में से 9 गए तो 8 बचे। अब ऋण 7 के धन 5 के, तो ऋण 7 के धन 5 के मतलब ऋण 2 के। हम ऋण 2 के को इधर पहुंचा देते हैं तो हो जाएगा 2k बराबर 8, अर्थात k बराबर 8/2 मतलब आया 4, अर्थात k का मान आ गया 4। इस प्रकार से सवाल हल होंगे। यहाँ पर जो संरेखी वाली जो शर्त है उसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। शीर्ष 0 ऋण 1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से। तो दोस्तों ये एक त्रिभुज है, इसके शीर्ष दिए हैं, मान लिया कि ये A है 0 ऋण 1, ये B है 2 और 1, और ये C है 0 3। तो शीर्ष 0 1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज के मध्य बिंदु से, तो इसके जो मध्य बिंदु है, मान लिया इसका मध्य बिंदु P है, B और C का मध्य बिंदु Q है, और C और A का मध्य बिंदु R है। तो शीर्ष 0 1 इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, और C वाले त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इनके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात दोस्तों आपको त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो PQR का क्षेत्रफल आप तभी ज्ञात कर पाएंगे जब इनके मध्य बिंदु पता है या इनके शीर्ष पता है।
तो देखिए दोस्तों कि जो P है वो A और B का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना आसान है, और उसका निर्देशांक हम निकाल सकते हैं x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 से इसके निर्देशांक x आ जाएंगे और इसके निर्देशांक y आ जाएंगे। तो x1 प्लस x2/2 तो 0 धन 2 बाय 2 तो 2/2 बराबर 1, तो इसका निर्देशांक आ गया दोस्तों 1। फिर y2 माइनस y2 प्लस y1/2 तो y2 प्लस y1/2 तो यह आ गया 0/2 अर्थात 0, तो इसका निर्देशांक आ गया 0। इसी प्रकार Q के निर्देशांक आ जाएंगे x1 प्लस x2, यहाँ पर x1 प्लस x2 क्या, तो x1 प्लस x2 2 धन 0 बाय 2 मतलब 2 धन 0/2 2/2 मतलब 1। y1 प्लस y2 मतलब 1 धन 3 4/2 अर्थात 2। इसी प्रकार A और C के निर्देशांक x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, तो x1 प्लस x2/2 तो यहाँ पर 0 आएगा और y1 प्लस y2। तो दोस्तों P के भी निर्देशांक आ गए, Q के भी निर्देशांक आ गए, R के भी निर्देशांक आ गए। अब वही सूत्र का प्रयोग करना है और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आपको निकालना है। आगे उसने कहा है इस क्षेत्र का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालिए, अर्थात आपको त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के साथ। तो फिर आप त्रिभुज ABC इसका क्षेत्रफल निकालिए और दोनों का साथ अनुपात निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है वो हम सीख चुके हैं। दोस्तों इसी प्रश्नावली का सवाल नंबर 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में A B C D हैं। तो हमने कोई एक चतुर्भुज बना लिया, इसके शीर्ष हैं A B C और D, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का निर्देशांक ज्यामिति में अभी हमारे पास कोई सूत्र नहीं है, और दोस्तों जो सूत्र है वो त्रिभुज का है। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की सहायता से क्या चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं यदि आप इसको दो त्रिभुज में बांट दें। तो आप या तो A से C को मिला दें या फिर D को C से मिला दें, आप स्वतंत्र हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने B से D को मिलाया तो मुझे एक त्रिभुज इस ओर और एक त्रिभुज इस ओर मिल जाता है। तो मैं पहले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूंगा, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, और फिर मैं त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूंगा, और इसमें रख दूंगा दोनों त्रिभुजों का अगर क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसको जोड़ देता हूं तो मुझे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। और त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करने में आपको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपके सामने हैं, सूत्र आपको पता है, और कैसे इसके मान रख करके हल करना है हम पहले इन सवालों को हल कर चुके हैं। इसी प्रकार त्रिभुज BCD के भी तीनों शीर्ष आपके सामने हैं, आप इसके मान रखिए। पहले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालिए, फिर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। अगर आप शीर्ष ऐसा कर देते हैं, विकर्णों को अगर A से C को मिलाते हैं तो फिर त्रिभुज बदल जाएंगे, आप उससे हल कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन से विकर्ण का प्रयोग किया है। उसके बाद आप इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है दोस्तों, जो कक्षा 9वीं से भी जुड़ा हुआ है। तो हम अंतिम क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 कर रहे हैं। कक्षा 9th में आपने पढ़ा, तो अध्याय 9 का उदाहरण 3 है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। तो दोस्तों कोई त्रिभुज है, ABC,
और त्रिभुज की माध्यिका का मतलब होता है दोस्तों, त्रिभुज के एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। तो त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा, मान लो ये शीर्ष लिया, कोई सा भी शीर्ष ले सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। त्रिभुज के किसी एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, मान लो BC का मध्य बिंदु है P, इससे मिलाने वाली जो ये रेखा है ये माध्यिका कहलाती है। तो त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो माध्यिका है, तो कक्षा 9th में एक उदाहरण था, अध्याय 9 का उदाहरण 3, कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। तो ये माध्यिका एक त्रिभुज को दो त्रिभुज में विभाजित करती है, तो इनका क्षेत्रफल बराबर होता है, दो बराबर त्रिभुज वाले क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए। अब आपको सत्यापन करना है कि हाँ ऐसा होता है कि दो बराबर त्रिभुज में बट जाता है, जिसके शीर्ष A 4 ऋण 6, B 3 ऋण 2, C 5 2 है। तो अब आपको बताना है कि ये जो माध्यिका है किसी त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, तो दोस्तों जो P है ये मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु के निर्देशांक हम निकाल सकते हैं x1 प्लस x2 3 धन 5 बटे 2, x1 प्लस x2 8 बटे 2 मतलब 4, तो एक तो हो गया 4, y1 प्लस y2 y1 प्लस y2 बाय 2 0 बटे 2 तो 0। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो गए। अब आप पहले त्रिभुज ABP ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल। हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। इसके बाद आप बचा हुआ त्रिभुज है APC, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप पाएंगे कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर आता है, और अगर नहीं आ रहा है तो आपने कहीं गलती की है। इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर आएगा ही आएगा, और इस प्रकार से इसका सत्यापन हो जाता है। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि सत्यापन गलत नहीं है, हमारी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तीनों शीर्ष आपके सामने हैं। इस त्रिभुज का सत्यापन ज्ञात या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तीनों शीर्ष आपके सामने, दोनों का क्षेत्रफल बराबर आता है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो अभी तक हम 2 सवाल 3 सवाल क्षेत्रफल के कर चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो निर्देशांक ज्यामिति वाला जो पार्ट है वो समाप्त होता है। निर्देशांक ज्यामिति पूरी अध्याय समाप्त होता है। इससे संबंधित अगर आपको कोई प्रश्न हो, विशेष आपकी क्यूरी हो, तो मुझे मैसेज कीजिए, SMS कीजिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लगातार मेरे वीडियो प्राप्त होते रहें। पुनः मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।